नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं मैथ की एक बेहतरीन क्लास। और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं 21, 22, 23, 24 फरवरी में जो आपके केवीएस के एग्जाम हुए हैं, केवीएस पीआरटी के, तो उनमें यहाँ पर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर फार्मूले भी आपको बताने वाले हैं जो आपकी आने वाली शिफ्टों में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 12 के 2/7वें हिस्से के 1/4 का 1/3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पेन का कम इस्तेमाल करेंगे, केवल आपको समझाने के लिए पेन को यूज़ करने वाले हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट हो जाता ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, आपको समझाते हैं। तो 12 के का मतलब होता है बच्चों गुणा। ठीक है, तो 12 के यानी कि 12 के का मतलब गुणा हो गया, 2/7वां हिस्सा तो 2/7 हो गया, इंटू में उसका फिर 1/4 यानी कि 1/4, फिर लिखा है उसका 1/3 यानी कि 1/3। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिएगा। 4 से भाग देंगे, 4×3 12 हो जाएगा, 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा आपका 2/7। तो 2/7 हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत ही जल्दी हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर आपके सामने दिया है कि कोण ए बी सी का मान 70 डिग्री दिया है, यानी कि कोण बी ये दिया है, और यहाँ पर बताना है कोण ए डी सी का मान। तो ए डी सी कौन सा है, ये वाला, तो ये वाले कोण का मान हमें यहाँ पर निकालना है। ये यहाँ पर एक जो ट्रिक है वो है कि यहाँ पर जो ये दिया है ये आपका कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, तो ये है आपका चक्रीय चतुर्भुज। इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो इसके आमने सामने के कोण होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। यानी कि अगर बात करें कोण ए प्लस कोण सी का मान कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। और इसी तरीके से अगर बात करें जो कोण बी है और जो कोण आपका डी है, आमने सामने के कोण, इसका योग भी 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमें कोण बी का मान पता है, यानी कि ये है 70 डिग्री, और कोण डी का मान हमें निकालना है, तो 180 से 70 को माइनस कर देंगे तो 110 डिग्री हमारा इसका राइट आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर 110 डिग्री दिया है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है, तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि मान लीजिए कि लड़कियों की संख्या है 60। अब आप कहेंगे कि 60 क्यों मानी आपने सर, तो 60 हमने इसलिए मानी क्योंकि यहाँ पर इसका 1/4 निकालने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर 60 को माना है। तो जो गर्ल्स हमने मानी है वो मानी है 60 हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि गर्ल्स यहाँ पर 60 हैं, इनका 1/4, तो 1/4 हम इनका निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, 4 से काटा, 15 बार गया, 15 चौके 60, तो 15 आपका ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पर लिखा है कि एक विद्यालय में लड़कों का 10% जो है वो लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है। यानी कि जो हमने लड़कियां मानी हैं वो मानी हैं 60, और इसका 1/4 जब निकाला तो ये निकल कर आया 15, और ये बराबर है लड़कों की संख्या के 10% के बराबर। तो ये बराबर हो जाएगा 10% के। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पर क्या है कि लड़कों की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ये जो है 10% जो है ये लड़कों की संख्या का 10% है। ठीक है, अगर हम लड़कों की संख्या निकालेंगे तो 100% निकालनी होगी। ठीक है, तो 15 बराबर अगर 10% है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150। समझ में आया, तो यानी कि यहाँ पर बॉयज़ जो हैं उनकी संख्या निकल कर आ गई बॉयज़ की 150। ठीक है, क्लियर हो गया, गर्ल्स हमने 60 मानी थी और जो बॉयज़ की संख्या निकल कर आई है वो निकल कर आई है 150। क्लियर, अब चलिए यहाँ पर अनुपात निकाल लेते हैं लड़कों और लड़कियों का। तो लड़के थे 150 और लड़कियां हैं 60, काट दीजिएगा इसको, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, यानी कि 5:2 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी में ये दिया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया है, चलिए थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिखने लगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन दिया है कि उपरोक्त आकृति में कोण बी ए ई 30 डिग्री है, यानी कि ये वाला कोण। अगला यहाँ पर ए बी ई जो है यानी कि ये 80 डिग्री है, और अगला है डी बी ई यानी कि ये वाला आपका 50 डिग्री है। तो कोण बी सी ई का मान क्या होगा, यानी कि कोण सी का मान हमसे यहाँ पर पूछा है। तो आप सभी को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों जो कोण होते हैं उनका मान होता है 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 डिग्री होता है। क्लियर है, ये बात सभी को पता होगी, बहुत ही बेसिक सी बात है। यहाँ पर एक कोण दिया है 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। दूसरा यहाँ पर अगर हम ये पूरा कोण देखें, यानी कि जो पूरा कोण बी है 80 + 50 है, ठीक है। 80 + 50 यहाँ पर कोण बी है, इसको दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 130, ठीक है। तो 30 ये हो गया, और कोण जो बी है ये पूरा हो गया 130 डिग्री, तो ये टोटल मिलाकर हो गया 160 डिग्री। क्लियर हो गया। अब जो है 180 में से 160 हम माइनस कर देंगे तो कोण सी का मान हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमने पेन चलाया है ये केवल आपको समझाने के लिए चलाया है, नहीं तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया है कि राम सुबह में 7, दोपहर में 8 और शाम में 3 केले खाता है। इस प्रकार वह दिन में कितने दर्जन केले खाता है। तो एक दर्जन में सबसे पहले आप लोग बताइए कि एक दर्जन में कितने केले होंगे, यानी कि एक दर्जन बराबर हो जाएगा 12, ठीक है। तो एक दर्जन में 12 केले होते हैं। अब यहाँ पर केलों की संख्या जरा जोड़ लीजिएगा, 7 और 8 हो जाएगा 15, और 15 और 3 हो जाएगा 18, ठीक है। यानी कि ये हो गए आपके 1.5 दर्जन केले। 1.5 दर्जन कैसे लिखेंगे, यानी कि एक दर्जन तो पूरा हो गया 12, और आधे जो 6 हैं वो हो गए आधे दर्जन, ठीक है। तो 1 सही 1/2, यानी कि 1.5 दर्जन केले वो खाता है। इसको अब हम हल कर लेंगे, 2 सही तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे 1 में, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि 3/2 दर्जन, ठीक है। तो 3/2 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 27 की पावर 2/3 इंटू 81 की पावर -1/2 बराबर 3 की घात n है तो n का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम 27 को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3, यानी कि 3 त्रिका 9 तियां 27। तो अगर हम 3 की पावर 3 लिखेंगे और जो है इसके ऊपर जो घात लगी है 2/3 जो पावर है इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 की घात 2, यानी कि 3 की पावर 2, ठीक है। अब हम इसी तरीके से 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 और इनटू में गुणा हो जाएगा -1/2 का। 2 से इसको काट देंगे तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 3 की पावर -2, ठीक है। अब इनका क्या करना है, गुणा करना है। तो 3 की घात 2 का गुणा जब हम 3 की घात -2 से करेंगे तो गुणा में घातें जो है जुड़ती हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 3 की पावर 0 और बराबर यहाँ पर इस साइड क्या लिखा है, राइट हैंड साइड में 3 की पावर n। तो n का मान कितना आ गया बच्चों, 0। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC के 2 कोण जो हैं A और B का योग इसके तीसरे कोण के बराबर है, तो तीसरे कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो अगर वो कह रहा है कि कोण A और B जो हैं इनका योग तीसरे के बराबर है, तो ये आप कॉमन सेंस लगाइएगा कि ये दोनों हो जाएंगे 45-45 के, और ये आपके बराबर हो जाएंगे तीसरे कोण 90 डिग्री के, ठीक है। यानी कि A और B का योग जो है ये हो गया A और ये हो गया B, ये किसके बराबर हो जाएगा, कोण C के। तो तीसरा कोण जो C है यही पूछा गया है, तो 90 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 15 भुजाओं वाले समबहुभुज का बहिष्ठ कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समबहुभुज का बहिष्ठ कोण ज्ञात करना है। तो चलिए हम आपको बता दें कि जो समबहुभुज होता है उसमें एक फार्मूला होता है, बहिष्ठ कोण बराबर आपका एक फार्मूला होता है
बहिष कोण बराबर 360 डिग्री अपॉन में एन, एन का मतलब है भुजा, ठीक है। तो बहिष कोण यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, तो फार्मूला लगा दीजिएगा 360 अपॉन में भुजा दी गई है यहाँ पर 15, 15 से इसको काटेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, तो 24 डिग्री इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 200 में से 95 को प्रतिशत में लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 200 में से 95 को प्रतिशत में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो 200 में से 95 को प्रतिशत में लिखना है, तो 95 आ जाएगा हमारा ऊपर, 200 आ जाएगा नीचे और इनटू में हो जाएगा 100, ठीक है। तो 100 दूनी 200 और 2 का भाग देंगे 95 में, तो 47.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो चलिए दूसरी तरीके से आपको बता देते हैं। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप ये समझिए कि 200 जो है ये अपने आप में 100% है। 100% है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर हम इसका हाफ कर दें तो हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 50%। समझ में आया इतनी बात? 200 को आधा किया तो 100 हो गया और इधर 100% को आधा किया तो 50% हो गया। अब ये 95 को पूछ रहा है, तो 95 100 से कितना कम है? थोड़ा ही तो कम है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा। तो 50 से थोड़ा कम यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने दिया है वो 47.5% दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। इस तरीके से आप कॉमन सेंस के द्वारा भी कर सकते थे। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि A अनुपात B 2:3 है, B अनुपात C 2:3 है और C अनुपात D 3:4 है, तो A अनुपात D का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या करना है कि A अनुपात D हमें निकालना है, और यहाँ पर क्योंकि जो A अनुपात B दिया है, यानी कि यहाँ पर A है 2 और B है 3, B यहाँ पर है 3 और यहाँ पर C भी यहाँ पर दिया गया है 3। ठीक है, तो इसको कैसे हल करना है? सीधा इनको गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अनुपात बराबर दिए गए हैं, इनको हमें सीधा गुणा कर देना होगा। 2/3 इंटू में यहाँ पर कर देंगे B अनुपात C कितना है 2/3, फिर इंटू में 3/4, तो गुणा किया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, फिर 2 से इधर काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि 1:3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो एक बार और समझ लीजिएगा दूसरी ट्रिक के माध्यम से। तो दूसरी ट्रिक हम आपको यहाँ पर बताते हैं, ये आपकी जो है सभी क्वेश्चंस में काम आने वाली है। यहाँ पर तो मान लीजिए अनुपात समान दिए थे तो आपने ये ट्रिक लगा दी। अगर यहाँ पर जो है A अनुपात B जो दिया है 2:3, B अनुपात C दिया है 2:3, यानी कि B तो बराबर दिया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अलग अलग दिया हो तो क्या करना है? तो सबसे पहले हमें A, B, C और D को इस तरीके से लिख लेना है। A अनुपात B 2:3 दिया है, तो A के नीचे 2, B के नीचे 3। फिर लिया है यहाँ पर क्या? B अनुपात C, तो B के नीचे क्या दिया है 2 और C के नीचे 3। ठीक, C अनुपात D यानी कि 3:4। क्लियर? एक ये जगह छूटी, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये और एक ये। ठीक है, ये जगह यहाँ पर छूट गई। अब हमें क्या करना है कि आपको पता होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर 3 ऊपर दिया है, इसके बगल में ये जगह खाली है, तो इस पर कौन कब्जा करेगा? 3 करेगा। तो 3 यहाँ भी लिख दीजिए, 3 यहाँ भी लिख दीजिए। अब 3 के बगल में यहाँ पर भी ये जगह खाली है, तो इस पर 3 कब्जा कर लेगा। अब 2 के बगल में यहाँ खाली है, तो 2 इधर कब्जा कर लेगा। 3 के बगल में यहाँ दोनों प्लॉट खाली हैं, तो 3 दोनों जगह कवर कर लेगा। ठीक है, अब इनको कर दीजिए गुणा। 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो ये आ गया 12, ए की जगह पर आ गया 12। ठीक है, फिर 3 दूनी 6 तियाँ 18, बी की जगह आ गया 18। ठीक है, फिर 3 त्रिका 9 तियाँ 27, सी की जगह आ गया 27। डी वाला देख लीजिए, 3 त्रिका 9 चौके 36, तो ये आ गया 36, यानी कि 12, 18, 27, 36। लिख लीजिएगा 12, 18, 27 और 36। ये आ गए आपके अनुपात A, B, C, D के। अब जिसका भी पूछा गया हो उसको आप लोग यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है A अनुपात D का। A है 12 और ये है 36, तो 12 एकम 12 और 12 तिहाई 36, तो 1:3 आपका यहाँ से राइट आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो इससे भी आपका 1:3 निकल आया। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन।
किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री है, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो एक फार्मूला अभी हमने आपको बताया था कि बहिष्कोण बराबर होता है 360 अपॉन में n, जहां n बराबर होता है भुजाओं की संख्या। और एक फार्मूला और हम आपको बता दें कि जो समबहुभुज होता है उसके अंतःकोण का और प्लस वाह कोण का जो योग होता है ये बच्चों होता है 180 डिग्री। क्या होता है? समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण का जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ये आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अंतःकोण दिया है 150 डिग्री, तो बाह्य कोण अगर हम निकालें तो यहाँ पर हमने बाह्य कोण को निकालना है, तो 180 से 150 घटा दीजिएगा, ये आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो बाहरी जो कोण हो गया ये आपका वह कोण हमने निकाल लिया 30 डिग्री। अब आप फार्मूला लगा लीजिएगा वही वाला कि बाह्य कोण बराबर हमने आपको बताया था बहिष्कोण जो था वो क्या था कि 30 डिग्री यहाँ पर निकला है बराबर में 360 अपॉन में n, क्योंकि हमें यहाँ पर n भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 30 से भाग दे दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, तो भुजाओं की संख्या यहाँ पर 12 निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है बच्चों, एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक प्राप्त करना जरूरी है, तो 45 अंक में उत्तीर्णांक कितना होगा? तो यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, कि किसी टेस्ट में 38% अंक जो है हमें जरूरी होते हैं पास होने के लिए। कोई बच्चा है जिसने 45 अंक में उसे जो 45 अंक हैं ये पूर्णांक है, तो उसे उत्तीर्णांक के लिए कितना यहाँ पर लाना होगा? तो यहाँ पर 45 का अगर हम 38% निकाल देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 38% जो है मिनिमम अंक लाना होगा उसे सफल होने में, ठीक है, पास होने में। तो 45 का क्या करेंगे, 38% निकाल लीजिएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, 5 से काट दीजिएगा, 5 निम 45, इसको काटेंगे तो 20 बार जाएगा। अब इसको काट लीजिएगा, 2 से काटेंगे तो 19, 2 से काटेंगे तो 10, 19 का 9 में गुणा करेंगे तो 171 आ जाएगा, बटे में 10 आपका दिया है, तो ये आ जाएगा 17.10, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर लिखा है कि एक 260 मीटर लंबी ट्रेन है और 120 मीटर लंबे पुल को ये 19 सेकेंड में गुजर जाती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी? तो गति का जो हमने फार्मूला आपको बताया था, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है बच्चों? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है यहाँ पर, 260 मीटर तो लंबी ट्रेन हो गई, 120 मीटर आपका लंबा पुल हो गया, और समय यहाँ पर दिया है, तो चाल हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लगा दीजिएगा फार्मूला, 260 और 120 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 380 मीटर, और 19 सेकेंड में यहाँ पर गुजर रही है तो 19 का भाग दे देंगे, तो 19 दूनी 38 यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड ये ट्रेन की गति आ गई, ठीक है। तो ये आई है मीटर प्रति सेकेंड में। अब हमें यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं ये दिए हैं बच्चों किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हम बदल लेंगे, 20 मीटर को जो है 20 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर घंटा में अगर हम बदलेंगे तो इसमें जो है हमें 18/5 का गुणा करना होगा। तो 5 चौको 20 और 18 चौके 72 यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और अगर हमें मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो हमें गुणा करना होता है 5/18 का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपोजिट था, इसलिए हमने यहाँ पर 18/5 का गुणा किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी टेस्ट में 25 अंक में से 21 अंक पाता है, तो उस विद्यार्थी का टेस्ट में अंक प्रतिशत कितना होगा? यानी कि जो पूर्णांक है वो है 25 और पाता कितना है 21, तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत अंक उसके आए हैं, ठीक है। तो बचपन से हमने पढ़ा है कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100% आ जाएगा। तो प्राप्तांक मतलब प्राप्त कितने किए हैं 21, और पूर्णांक कितना है 25 का गुणा कर देंगे 100 का, हल कर लीजिएगा, 25 चौके 100, 21 चौके 84,
तो 84% यहाँ पर अंक उसने प्राप्त किए हैं। क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? ये होती है 2, और यही होती है एक ऐसी अभाज्य संख्या जो सम भी है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 हो गई, फिर होती है 3, फिर होती है 7, 5 भी होती है। ठीक है, 5, 7, इसके बाद 9 नहीं होगी, 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 17 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद 19, 20 से छोटी पूछी हैं। और ये अब टोटल जोड़ लीजिएगा कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं बच्चों फार्मूला, जो आपके इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं एलजेब्रा के, उनको यहाँ पर देख लीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। बहुत ही जो है बेसिक लेवल के ये आपके फार्मूला हैं, आपको याद भी होगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा हमारे साथ। तो नेक्स्ट है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस में होता है। और यहाँ पर बात करें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से यहाँ पर माइनस का दिया है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। इसी तरीके से माइनस का भी होता है। नेक्स्ट है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या हो जाएगा? एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी, दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है? ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला फार्मूला है वर्ग का। तो स्क्वायर का देख लीजिएगा। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू ए, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए हो जाएगा 4 इंटू ए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। अगर यहाँ पर विकर्णों का गुणनफल दिया गया है, विकर्ण दिए गए हैं, तो फार्मूला हो जाएगा 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, अगर वर्ग का विकर्ण निकालना है तो निकालेंगे भुजा इंटू √2। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आयत यानी कि रेक्टेंगल का फार्मूला। आयत का परिमाप होता है 2 ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। और आयत का विकर्ण होता है √a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ये होती हैं भुजाएं, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, आगे देखते हैं समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज किसे कहा जाता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म जो है समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर दोनों समांतर हैं। क्लियर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। क्लियर। नेक्स्ट है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है 1/2 हाइट इंटू AD प्लस BC। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अगला है सम चतुर्भुज। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हों, सम चतुर्भुज कहलाता है। तो ये आपका मिलता जुलता है वर्ग से। इसका सूत्र देख लीजिएगा। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। अगर बात करें परिमाप की तो 4 इंटू भुजा, जैसे कि आपका वर्ग का होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपके सामने समांतर चतुर्भुज। जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समान एवं समानांतर हों, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, समान भी हों और समांतर भी हों। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के सूत्र देख लीजिएगा। इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई और परिमाप होता है 2 ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि आयत की तरीके से। नेक्स्ट आगे देखते हैं पॉलीगन यानी कि बहुभुज। बहुभुज का क्षेत्रफल उसको कई त्रिभुजों या चतुर्भुजों या अन्य मानक आकृतियों में बांटकर निकाला जाता है। यदि बहुभुज में 5, 6 या 10 भुजाएं हों तो उसको क्रमशः पंचभुज, षटभुज, 10 भुज कहा जाता है। रेखाखंड से घिरी आकृति के प्रत्येक भाग को बहुभुज की भुजा कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका बहुभुज होता है। इसके फार्मूले आपको हम बता देते हैं। n भुजा वाले चतुर्भुज का अंतःकोणों का योग होता है 2 ऑफ n - 2 इंटू 90 डिग्री।
n भुजा वाले बहुभुज के बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 होता है। यहाँ पर आपको फार्मूले याद नहीं करना है। जिस तरीके से इसके सवाल हमने आपको कराए थे वहाँ पर केवल आप लोग 2 फार्मूले याद रखना है। कौन कौन से? अंतःकोण प्लस वाह कोण का मान 180 डिग्री होता है हमेशा, और जो बहिष्कोण बराबर होता है वो होता है 360 अपॉन में n। ठीक है, ये 2 सूत्र से आपके सारे सवाल हल हो जाएंगे। क्लियर? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त, सर्कल का। तो सर्कल क्या होता है कि वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है वृत्त कहलाता है। अर्थात किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। वृत्त का व्यास होता है 2r, परिधि होती है 2πr, वृत्त की परिधि पाई इंटू डी। ठीक है, क्षेत्रफल πr² होता है। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आपको पता होंगी। चलते हैं आगे, नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं गोला की। तो गोला एक त्रिविमीय ठोस आकृति आकाश में स्थिर उन सभी बिंदुओं से मिलकर बना है जो एक निश्चित बिंदु से एक अचर या निश्चित दूरी पर होते हैं, वह गोला कहलाता है। तो यहाँ पर याद क्या करना है आपको? इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। गोला का आयतन होता है 4/3 πr³। ठीक है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपको ये सारे फार्मूले यहाँ पर देख लेने हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं शंकु यानी कि कोण की। कोई समकोण त्रिभुज अपने स्थिर लंब के चारों ओर घूमकर जिस पिंड का निर्माण करता है उसे लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। इसका वक्रतल होता है 1/2 आधार की परिधि इंटू त्रियक ऊंचाई। अगर संपूर्ण वक्रपृष्ठ पूछा जाए, संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए तो ये होता है πr/l+r, और जो त्रियक ऊंचाई होती है वो होती है √r² प्लस h²। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं सिलेंडर यानी कि बेलन। बेलन क्या है? किसी वृत्त की परिधि पर लंब रूप से हमेशा अपने ही समांतर किसी सरल रेखा के घूमने से जिस पिंड का निर्माण होता है उसे बेलन कहा जाता है। बेलन के सूत्र देख लीजिएगा। बेलन का आयतन होता है πr²h, वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr कोष्टक में r+h। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सारे थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से और भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।